Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 25th of May 2020. तो 25 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, those who want to join the TEMS portal or those who want to get the current affairs PDF, they can get that from the links given in the description comment section below. Those who want to join us at our social media platforms like Telegram group etc, they can get that or they can join us from the links given in the description comment section below. And अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक. मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिर भूल जाते हो बाद में, इसलिए प्लीज डू लाइक इफ यू लाइक द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है मधुबन गाजर वाज इन न्यूज रिसेंटली. मैंने पढ़ाया भी था, इनफैक्ट जो इंडियन एक्सप्रेस है उसमें मैंने डाला भी था ये. सो आपको बताना है कि इट वॉज इन न्यूज रिसेंटली. व्हाट इज दिस? ए, इट्स अ वेराइटी ऑफ सिल्क साड़ी फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार. बी, अ ट्राइबल फोक डांस प्रिवेलेंट इन द स्टेट ऑफ गुजरात. सी, अ बायो फोर्टिफाइड कैरेट वेराइटी विद हाई आयरन कंटेंट. एंड डी, द मेथड ऑफ डांस पेंटिंग प्रिवेलेंट इन द रीजन ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज. ठीक है, तो आंसर आपने देख लिया होगा, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था आगे. सो आंसर फॉर दिस विल बी सी, अ बायो फोर्टिफाइड कैरेट वेराइटी विद हायर आयरन कंटेंट. बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं था क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे इसमें. ऑब्वियस से बात है, गाजर है तो साड़ी तो नहीं होगा, गाजर है तो कैरेट ही होगा. कई बार लेकिन कंफ्यूज हो जाता है ना, क्योंकि एक बार एम्स का पेपर आई रिमेंबर आई वाज इन कोटा दैट टाइम प्रिपेयरिंग फॉर द IITs एंड ऑल. सो दैट टाइम इन एम्स के कुछ बच्चे वहाँ पे रहते थे. उन्होंने बात की थी कि दे टोल्ड दैट कि अ क्वेश्चन केम इन द एम्स पेपर दैट ब्लड का कलर क्या होता है. तो इन लोगों को ये लगा कि हाउ कैन एम्स आस्क सच अ क्वेश्चन. तो उसमें उन्होंने रेड की जगह नीला, हरा, पीला सारे कलर कर दिए, बट उन्होंने रेड नहीं किया ना. तो दिस हैपन समटाइम्स इन द एग्जामिनेशंस की. जब बहुत बड़े एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन आता है तो आदमी को लगता है कि यार नहीं यार ये ज़रूर कुछ और है, ये वो नहीं है जो हमको लग रहा है ना. सो इस तरह की चीज़ों से बचे. ये क्वेश्चन आपको वो भी बताता है. सेकेंड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. आपको बताना है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज डिफाइंड एज एन ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इंक्लूड्स फॉडर, लीव्स, गम्स, हनी एंड इवन बैम्बू एंड केन्स. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है देयर इज नो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनॉरिटी फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन इंडिया. आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट में सही है, कौन से गलत. ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 ओनली या नन ऑफ द अबव. सो एक एक करके देखते हैं. लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज डिफाइंड एज ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन, बिल्कुल सही है. दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं इट इंक्लूड्स फॉडर, लीव्स, गम्स, हनी एंड इवन बैम्बू एंड केन. अब आपको क्या लगता है सही है गलत है? तो ये स्टेटमेंट भी सही है. बैम्बू एंड केन्स भी इंक्लूडेड रहते हैं, याद रखिएगा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंतर्गत. तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं देयर इज नो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनॉरिटी फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ये स्टेटमेंट गलत है. अगर आपने रिसेंटली देखो तो अभी हाइक किया गया था 49 वेराइटीज जो हैं उसमें माइनॉरिटी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के उनके MSPs को बढ़ाया गया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को. ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट है. 1 एंड 2 विल बी द आंसर. सी विल बी द आंसर फॉर दिस. तीसरा क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द मून एग्रीमेंट ऑफ 1979 कौन कौन से स्टेटमेंट सही है. मून एग्रीमेंट 1979 का काफी नई चीज आपको सीखने को मिलेगी इन क्वेश्चंस के माध्यम से भी. तो क्वेश्चन देने का मेरा एम वही रहता है कि कुछ आपको 3-4 चीजें अलग फैक्ट्स आपको अदर देन न्यूज़पेपर आपको बता सके अपन. तो मून एग्रीमेंट 1979 का है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई. दूसरा स्टेटमेंट इसके देखते हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है बैन्स ऑल द एक्सप्लोरेशंस एंड यूज ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज विदाउट द अप्रूवल और बेनिफिट ऑफ अदर स्टेट्स. दूसरा कह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज साइंड एंड रेटिफाइड द एग्रीमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर नॉट करेक्ट. आंसर फॉर दैट विल बी ए, 1 ओनली. पहला स्टेटमेंट बस सही है, दूसरा स्टेटमेंट उसमें गलत है. यूएसए ने ना ही उसको साइन किया ना इसको रेटिफाई किया, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है मून एग्रीमेंट को. बहुत कम पार्टीज हैं जिन्होंने की मून एग्रीमेंट 1979 को एग्री किया है. सो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया मेंबर है मून एग्रीमेंट 1979 का. सो यू कैन टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. पता करो, सर्च करो, मून एग्रीमेंट के बारे में पढ़ने को भी मौका मिल जाएगा. और थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको इसके बारे में कि मून एग्रीमेंट को एग्रीमेंट गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स ऑन द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं. कई बार आपको कंफ्यूज किया जाएगा, केवल मून के बारे में है ये, तो याद रखिएगा मून प्लस अदर सेलेस्टियल बॉडीज दोनों इंक्लूडेड है इसमें. तो यहाँ पे पहली चीज तो आपको यही कंफ्यूज नहीं होना है. कई बार ऐसा लगेगा कि मून एग्रीमेंट है तो सिर्फ मून के लिए होगा, ऐसा नहीं है. मून एग्रीमेंट प्लस अदर सेलेस्टियल बॉडीज भी है. ठीक है ना. इट बैन्स द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज विदाउट द अप्रूवल और बेनिफिट ऑफ ऑल द अदर स्टेट्स. तो ये इसमें कहा जाता है. ठीक है ना. एंड द मून ट्रीटी प्रोवाइड्स दैट द
moon and its natural resources are the common heritage of mankind, and the harvesting of those resources forbidden except through an international regime established to govern the exploitation of such resources। मतलब कि जब तक सारी कंट्रीज को बेनिफिट नहीं होगा तब तक आप उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते। बेसिकली ये है। अब मैं आपको वो दूसरी न्यूज़ आइटम्स बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं आए थे, हिंदू में नहीं इंक्लूडेड थे, ताकि आपका कंप्लीट पैकेज कंप्लीट रहे इस वीडियो के साथ। तो शाह लीची न्यूज़ में थी अभी, शाह लीची, व्हाट इज द शाह लीची? तो आई थिंक पीआईबी में आई थी, कल के पीआईबी में। शाह लीची बेसिकली जीआई टैग है फ्रॉम द बिहार। ओके, कौन से स्टेट से? बिहार के स्टेट से शाह लीची को जीआई टैग दिया गया था। 2018 में ये जीआई टैग मिल गया था। तो इसलिए याद रखना कि अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछता है कि शाह लीची को किस स्टेट में मिला है जीआई टैग, तो इट इज इन द स्टेट ऑफ बिहार। और मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय वाला जो रीजन है वहां पे शाह लीची को मिला है। ठीक है ना? अगर आप में से किसी ने खाई है तो प्लीज डू टेल मी। खाने का ही होगा ना? तो अगर आप में से किसी ने खाई है तो प्लीज़ डू टेल मी, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो। दूसरी जो न्यूज़ है वो HIL इंडिया के रिगार्डिंग थी। HIL जो इंडिया है, HIL इंडिया, उसको रिसेंटली भी ईरान ने कॉन्टैक्ट किया फॉर लोकस्ट कंट्रोल। ओके, तो लोकस्ट कंट्रोल का इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए HIL इंडिया को कॉन्टैक्ट किया गया है। HIL लिमिटेड एक जो है PSU है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है। ठीक है ना? याद रखिएगा, HIL इंडिया लिमिटेड, अगर आपसे कोई पूछता है HIL इंडिया लिमिटेड क्या है, इट्स अ PSU अंडर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, और मिनिस्ट्री कौन सी आती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स आती है। लोकस्ट के रिगार्डिंग इसने अभी एक चीज बनाते हैं लोग लोकस्ट कंट्रोल के लिए। वो चीज कौन सी है बता देता हूँ। वो चीज है मैलाथियन टेक्निकल। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कल पीआईबी में आई थी और लोगों ने नहीं इंक्लूड किया होगा, लेकिन इसको अपन इंक्लूड कर रहे हैं। मैलाथियन टेक्निकल, मैलाथियन टेक्निकल इज मेड, ये याद रखिएगा, ये HIL इंडिया लिमिटेड जो है ये PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आती है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत ये मैलाथियन टेक्निकल बनाते हैं। मैलाथियन जो होता है इट्स एन ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड, और उसका मैलाथियन टेक्निकल जो वर्जन होता है वो लोकस्ट कंट्रोल के काम में आता है, और उसी के लिए ईरान ने कॉन्टैक्ट किया है इंडिया को फॉर लोकस्ट कंट्रोल एंड ऑल। ओके, और इसके अलावा स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान इंडिया में जो जहां पे लोकस्ट का टैग होता है वहां पे उन्होंने भी कॉन्टैक्ट किया है। तीसरा जो न्यूज़ था वो कातकारी ट्राइबल्स के रिगार्डिंग था। तो कातकारी ट्राइबल्स याद रखेगा, इट्स वन ऑफ द PVTGs। आपको सबको पता है कि 75 PVTGs हैं, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये इंडिया में 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है जो कि 18 स्टेट्स में बटे हुए हैं। 18 स्टेट्स में 75 PVTGs हैं, उनमें से एक कातकारी भी है। कातकारी ट्राइबल्स जो हैं वो दे आर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, दे आर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। रेस्ट जो डिटेल्स हैं वो आपको पोर्टल में मिल जाएंगी। पोर्टल में और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स रहते हैं, जैसे कि इंडियन एक्सेस PIB, सारा तो अपन नहीं कवर कर सकते यहाँ पे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनमें से है वो हम इंक्लूड कर देते हैं। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। पहली न्यूज है फ्लाइट एंड हेल्थ कर्व्स क्लाउड एयरलाइंस ऑपरेशन। तो अब बेसिकली यहाँ पे रूल्स ट्रेवल गाइड आ गया है कि क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसके गाइड्स आ गए हैं। अब सबसे पहले तो इंटरनेशनल रूल्स में अगर आप देखो तो बिफोर बोर्डिंग ऑल द पैसेंजर्स नीड टू एग्री टू अ 7 डे ऑफ पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फॉलोड बाय अ 7 डे ऑफ होम आइसोलेशन। तो 7 दिन का तो पेड आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, फिर 7 दिन का आपको होम आइसोलेशन करना पड़ेगा। देन यू शुड सबमिट द सेल्फ डिक्लेरेशन कॉपी on the site of arrival. Then a 14-day home quarantine will be permitted only for reasons such as human distress, pregnancy, death in the family, serious illnesses and parents. अगर आपको 14 के 14 दिन होम क्वारंटीन करना है खुद को, तो इसके लिए ये रीजंस होने चाहिए: डेथ, प्रेगनेंसी, डिस्ट्रेस एंड सीरियस इलनेसेस, पेरेंट्स अकम्पनीड बाय चिल्ड्रन लेस देन 10 years of age। तो ये सब चीज़ है। यूज ऑफ आरोग्य सेतु विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल दोज। देन कॉमन गाइडलाइंस भी कुछ, जैसे कि ओनली द एसिम्प्टोमैटिक पैसेंजर्स विल बी अलाउड, यूज ऑफ आरोग्य सेतु इज एडवाइज्ड। एसिम्प्टोमैटिक पैसेंजर्स जो हैं, जो सिम्टम्स नहीं शो कर रहे हैं, उन लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा। Okay, and they should self-monitor themselves and their health for 14 days. Then passengers and crew should wear masks and ensure hand hygiene. तो passengers को मास्क पहनना है, तो ये ऑब्वियस बात है, सबको पता है। कंपलसरी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। एंड इफ फाउंड सिम्टोमेटिक, अगर आपको सिम्टोमेटिक लगता है कि आपके अंदर कुछ एसिम्टोमेटिक सिम्टम्स ना हो, सिम्टोमेटिक का मतलब कि अगर आपके अंदर कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं तो यू विल बी टेकन टू द नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी। ओके, और अगर वो किसी ऐसे एरेगेरेस्ट
स्टेट में तो समझ लो बाथरूम में ले जाएंगे और कुछ नहीं है। देन दोज विद मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स विल बी सेंट टू डेडिकेटेड कोविड-19 फैसिलिटीज एंड आफ्टर 14 डेज ऑफ क्वारंटीन अथॉरिटीज शुड बी इन्फॉर्म्ड इफ सिम्टम्स डेवलप। तो आपको बताना है 14 दिन के अंदर कि आपके अंदर सिम्टम्स आए तो नहीं। अगर आपको लगता है कि सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको इन्फॉर्म करना है टू द हायर ऑफिशियल्स। ओके, सो यू शुड डू ऑल दोज थिंग्स। और ये गाइडलाइंस काफ़ी सही भी हैं, क्योंकि आप सबको पता है मेरे हिसाब से तो ये स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो केसेस नंबर है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग एंड दे शुड नॉट हैव स्टार्टेड दिस डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड ऑल। बट ठीक है, इकोनॉमी भी अपनी जगह है। सो लेट्स सी कि इसका क्या नतीजा निकलता है। ये है, देखो अब जो क्वारंटीन या फिजिकल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं वो इस तरीके से वो सारे चप्पल जो है वो सारे फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, बट जो इंसान है वो बिल्कुल एक साथ बैठे हुए हैं। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। इंडिया में ऐसे ही होता है कि कोई भी रूल हो तो उसको इस तरह से मॉडिफाई हम कर देते हैं कि फिर तो कोई मतलब नहीं रह जाता। आगे मूव करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। आगे की तरफ मूव करते हैं। जियो मार्ट गोज लाइव टू टेक ऑन अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। तो जियो ने अब अपना भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया है। ओके, और अभी स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ पायलट जगहों पे ही स्टार्ट की है जो डिलीवरीज एंड ऑल है। तो इसका नाम है जियो मार्ट। ओके, दैट हैज़ गॉन लाइव एंड ये जो है ये इसके राइवल्स रहेंगे अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट एंड ऑल। अभी तो भाई जैसा इन्होंने जियो में किया था कि शुरू में सस्ता किया तो 4-5% का डिस्काउंट अभी भी दे रहे हैं फिर बाद में ये सब सबसे महंगा कर देंगे। इस समय जियो सबसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो दैट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। एडिटोरियल में देखते हैं, पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है द नीड फॉर अ मिलियन वर्क साइट्स नाउ। जीन ड्रेस का आर्टिकल है। यहाँ पे सबसे पहले एक सर्वे के बारे में बताया गया। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस इनके मिलकर एक सर्वे किया था जिसमें ये पता लगा कि 74% ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स, यानी जिसमें 74% ऑफ जिसमें कि पुअर और हाउस होल्ड ऐसे इंक्लूडेड थे, दे वर कंज्यूमिंग लेस फूड टुडे दैन दे वर कंज्यूमिंग बिफोर द लॉकडाउन। तो एक चीज़ पता चली कि 74% जो पुअर हाउस होल्ड्स है वो अभी कम कंज्यूम कर रहे हैं फूड के बेसिस में, नॉल के बेसिस में, जितना वो लॉकडाउन के पहले करते थे। तो ऐसे भी कम करते थे, उसमें भी कम कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ में है कि ऑथर ने कहा है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रिवेंटिंग द वर्स्ट। मतलब पीडीएस सिस्टम अगर नहीं काम कर रहा तो और बुरी कंडीशन हो सकती थी। तो थैंक्स टू द पीडीएस सिस्टम दैट इज वर्किंग करेंटली एट वेरी गुड पेस एंड ऑल। इसमें भी सर्वे में एक चीज़ और पता चली कि 86% जो है वो मेजॉरिटी जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनको अभी पीडीएस के थ्रू खाना मिल रहा है। सो दैट इज अनदर वेरी गुड थिंग। और इसके बाद ऑथर ने तारीफ भी की गवर्नमेंट की जो डबलिंग ऑफ फूड राशन किया गया है फॉर द 3 मंथ टाइम पीरियड। जो डबलिंग ऑफ फूड राशन की 5 किलो की जगह 10 किलो दिया जाएगा, तो एक अच्छा स्टेप है, ऐसा ऑथर ने कहा है। अब ऑथर ने यह भी कहा है कि ये लेकिन 3 महीने तक नहीं रहना चाहिए, आगे के टाइम पीरियड के लिए भी थोड़ा कुछ और टाइम के लिए भी रहना चाहिए। सो दैट इज अ पर्सनल सजेशन फ्रॉम द ऑथर इटसेल्फ। ओके, अब यहाँ पे ऑथर ने एक और चीज़ बोली कि जो पीडीएस सिस्टम है लेकिन वो कुछ लोगों को एक्सक्लूड भी कर रहा है। इसका एक्सक्लूजन का रीज़न क्या है? एक्चुअली जीन ड्रेस का एक पहले भी आर्टिकल आया था, मैंने आपको बताया था उस समय कि आप सबको पता है कि जो अभी पीडीएस का डेटा यूज़ हो रहा है वो 2011 सेंसस का डेटा यूज़ हो रहा है। अब 2011 सेंसस से 2021 सेंसस तक अब 2021 के पास हम आई गए हैं, तो लगभग अभी और बहुत सारे लोग, इसमें करोड़ों लोग और इंक्लूड हो गए हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन होने चाहिए थे, लेकिन उनको अभी भी इंक्लूड नहीं किया गया। तो मैनी पीपल आर लूजिंग ऑन दिस राशन थिंग ऑल्सो। तो ये चीज़ भी ऑथर ने ही पहले बताई थी, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे रिपीट की कि बहुत लोग अभी एक्सक्लूडेड भी हैं इन चीज़ों से। नाउ ऑथर ने कहा है टू कोप विद द क्राइसिस पुअर हाउस होल्ड्स अर्जेंटली नीड अ चांस टू अर्न कैश बियॉन्ड स्मॉल मर्सीज। तो सिंपल सी बात है कि आपको अब कैश भी इनके हाथ में प्रोवाइड करना पड़ेगा। आगे मैं बताऊंगा कैश का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऑथर ने कहा है कि कैश भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलो बता ही देता हूँ। कैश का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो लूज हो रहा है, मतलब जो सबसे अधिक मार्केट को भी अगर लॉस हो रहा है, जो सब कुछ हो रहा है, वो कारण है कि डिमांड कम है। अब डिमांड कम क्यों है? ये कंज्यूम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इनके पास हैंड में कैश नहीं है। अगर कैश इन हैंड बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। जो फार्मर्स है, फार्मर्स क्यों परेशान है? फार्मर्स इसलिए परेशान, अगला आर्टिकल जो आएगा वो फार्मर्स के ऊपर है। तो फार्मर्स के परेशान होने का रीजन भी यही है कि उनको प्राइस नहीं मिल पा रहा है। प्राइस ना मिलने का रीजन मार्केट डिमांड सप्लाई अपनी जगह है भाई। जब इनके पास पैसा ही नहीं रहेगा हाथ में तो कंजम्पशन कहां से होगा? तो आपको डिमांड अगर बूस्ट करनी है तो इनके हाथ में पैसा आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपको क्राइसिस से कोप अप करना है देन यू शुड गिव मनी इन देयर हैंड्स। ओके, कैश, दे नीड कैश इन देयर हैंड्स। अब ऑथर ने कहा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक अच्छा आइडिया था, लेकिन जब आप मैथ्स करते हो, इसके बात करते हो, तो आपको समझ में आता है कि ये पॉसिबल अभी फीजिबल नहीं है।
अगर इंडिया में एक अल्टरनेटिव है जो कि अभी प्रोवाइड कर सकता है कैश तुरंत का तुरंत और अच्छी स्कीम जो काम कर रही है, तो वह है मनरेगा। मनरेगा इज वन थिंग दैट कैन गिव रूरल हाउस होल्ड, बेसिकली रूरल के लिए ही था, है ना। आप सबको पता है ना कि मनरेगा के अंदर अगर आप थ्योरी पढ़ो उसमें क्या लिखा रहता है, रूरल हाउस होल्ड्स के जो एडल्ट हैं हु आर विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क्स दे विल बी एम्प्लॉयड। ओके, सिंपल सी बात है। तो आपको वो सारी चीजें मनरेगा प्रोवाइड कर रहा है। अब ऑथर ने यहाँ पे क्या क्या कहा है कि अब जो डिमांड बढ़ने वाली आगे आने वाले समय मनरेगा की वो बहुत ज्यादा है। अभी भी लेबर्स जो रहते थे, मैं आपको बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूँ इसमें, जो कि आप पेन आंसर राइटिंग यूज करेंगे, ये क्यों डिमांड बढ़ेगी। देखो पहले क्या होता था कि पीपल वर नॉट विलिंग टू डू मनरेगा वर्क, दे वर विलिंग टू गो टू सिटीज एंड डू सम अदर वर्क, बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग द मनरेगा वर्क। व्हाई? फर्स्ट रीजन वाज दैट दे वर गेटिंग वेरी लो इनकम इन दैट मनरेगा में उनको कम मिलता था। दूसरी चीज, दे वर गेटिंग लेट पेमेंट्स, क्योंकि ऑनलाइन आता था ये ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन और लेट मिलता था, ठीक है ना। सो फॉर दीज रीजंस दे वर नॉट विलिंग टू डू द मनरेगा वर्क। बट अब क्या होगा आफ्टर दिस कोविड-19 ट्रेजेडी, अब उनके पास काम की इतनी कमी है कि दे आर विलिंग टू डू, वेरी हैप्पी टू डू द मनरेगा वर्क टू। अब खाली बैठने से अच्छा है कि मनरेगा का काम करेंगे। सो फॉर दैट रीजन द डिमांड विल बी अनप्रेसिडेंटेड एंड ऑथर सेज दैट वी नीड एटलीस्ट वन वर्किंग साइट इन ईच एंड एवरी ग्राम पंचायत। हमको एक वर्किंग साइट हर ग्राम पंचायत में, हर विलेज लेवल पे चाहिए, ताकि वहां पे लोगों को एम्प्लॉय किया जा सके। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। वेजेस आज भी कम है, लेकिन आज लोग उसमें काम करना चाहते हैं फॉर सिंपल रीजन दैट दे डोंट हैव एनीथिंग अदर टू डू। उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं है, देयरफॉर दे आर मोर देन हैप्पी टू डू दिस मनरेगा वर्क। एंड इसीलिए ऑथर ने कहा कि एटलीस्ट वन साइट शुड बी देयर एट ईच एंड एवरी प्लेस। दूसरा, अब ऑथर ने डिस्कस किया क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम्स ये आ रहा है कि जो अभी का प्रोसेस है वो ये है कि अभी आपको रजिस्टर करना पड़ता है, ई मस्टर रोल्स में आपको रजिस्टर करना पड़ता है। यू हैव टू मेक अ वर्क एप्लीकेशन इन दैट। अब हो क्या रहा है कि वर्क एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो खुद नहीं कर रहे हैं, जो लेबर्स हैं जो काम कर रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी जगह कोई और कर रहा है जिसके कुछ स्टेक्स होंगे नरेगा में, वो कर रहा है। तो ऑथर ने कहा है कि पहली चीज तो आपको ये प्रोसेस सिंप्लीफाई करना चाहिए। उनको पता ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स दे डोंट नो द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑल, कि किस तरीके से ई मस्टर रोल का प्रोसेस है, किस तरीके से अप्लाई करेंगे। देन नो वन कैन बी एम्प्लॉयड अनलेस हिज और हर नेम हैज बीन इंटर्ड इन एडवांस इन द ई मस्टर रोल। तो किसी को काम तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसका नाम ई मस्टर रोल में नहीं इंक्लूड किया जाता है। मोस्ट वर्कर्स हैव नो आइडिया हाउ टू गो अबाउट दिस। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स डोंट नो हाउ टू व्हाट टू डू अबाउट दिस, क्या करना चाहिए इसके लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि आ गया है, ठीक है ना। अब ऑथर ने यही कहा कि एक वर्क साइट हर जगह चाहिए आपको, एंड आपको प्रॉपर डिस्टेंसिंग प्रिकॉशंस का फॉलो करते हुए आपको एक वर्क साइट चाहिए जहां पे वो काम कर सके। द लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुड कंटिन्यू थ्रू आउट द मॉनसून। अब ऑथर ने यह भी कहा कि मनरेगा तो ठीक है, लेकिन आपको लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी कुछ सोचना चाहिए, जो कि मानसून जो है वो हार्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर होता है किसी भी माइग्रेंट वर्कर, लेबर, इन सब के लिए मानसून सीजन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। देयरफॉर यू नीड सम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल, ताकि उनको काम में लगाया जा सके, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें, ऑथर ने कहा है कि स्विच टू कैश पेमेंट। अब ऑथर ने यही चीज बोली है कि अब आपको क्या है कि कैश पेमेंट सिस्टम में मूव करना चाहिए। पहली चीज की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि वो रोजमर्रा के सामान सामग्री खरीद सकें, डिमांड भी पुशअप होगी इससे, इन सब चीजों के कारण। और आपको क्या करना है, थोड़ा ये ट्रेडिशनल मेथड लगेगा, आपको पुराना मेथड लगेगा, आउटडेटेड मेथड लगेगा, लेकिन कैश पेमेंट इज द गुड थिंग टू डू। ओके, आपको कैश पेमेंट की तरफ स्विच करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ऑथर ने यहाँ पे सजेशन भी अपनी तरफ से डाला है। एक और चीज ऑथर ने लास्ट बोली है कि मनरेगा का जो बजट है, ठीक है, वो आपने इंप्रूव किया, 40,000 करोड़ और डाले, उसके पहले 1 लाख करोड़ का और बजट था, लेकिन ये चीज अब खत्म नहीं हो चाहिए। फंड शुड नॉट ड्राई अप, एंड आपको ये मेक श्योर करना है कि आगे आने वाले समय में एटलीस्ट अभी 1-2 साल तक मनरेगा का जो फंड है वो बिल्कुल खत्म ना होने पाए और वो चलता रहे। सो दैट इज द थिंग व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। काफी अच्छी चीजें थी इसमें। अब इसी के साथ हम 1991 एग्रीकल्चर को भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्रीकल्चर का जो आर्टिकल था उसमें ऑथर ने सबसे पहले बोला कि कोई भी जो रिफॉर्म अभी सजेस्ट किया गया है निर्मला सीतारमण द्वारा, दे वर नॉट न्यू रिफॉर्म्स एंड दे वर इन द पाइपलाइन फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। ओके, 3 मेजर रिफॉर्म्स की बात की गई हैं। एक तो एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एपीएमसी एक्ट में, दूसरा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो इन 3 के बारे में बात की गई थी, एपीएमसी, देन योर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 वाला, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इन सारे में जो डिस्कशन चला उसमें अगर ऑथर ने सबसे जो उठाया है, मेन आज उठाया वो है एपीएमसी एक्ट। तो ऑथर ने ये बोला कि एपीएमसी एक्ट तो ऑलरेडी सब्सटेंशियल रिफॉर्म्स किए जा चुके हैं। बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने की एपीएमसी मॉडल एपीएमसी
एक्ट, ये सारी चीज़ें बना दी हैं। एपीएमसी एक्ट में जो पहला मॉडल एक्ट आया था वो 2003 में आ गया था। तो ऑथर ने बोला कि देखो लगभग 17 साल पहले 2003 में ही ये एपीएमसी एक्ट की बात आ चुकी थी, तो आपने कुछ नया चीज़ नहीं किया, पहली चीज़ है। उसके बाद 2007, 2013, 2017 में ऑलरेडी चेंजेस किए जा चुके हैं एपीएमसी एक्ट में। बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने कि एपीएमसी एक्ट को मॉडिफाई भी कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु, बिहार, इन सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी सब्सटेंशियल वर्क किया हुआ है। जैसे तमिलनाडु ने तो कोई फीस लगाई ही नहीं है, बाकी लाइसेंस फीस कई जगह मिनिमम लाइसेंस फीस है। केरला में भी कोई एपीएमसी एक्ट नहीं है। बिहार ने 2006 में रिपील कर दिया था एपीएमसी एक्ट को, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे क्या बोला कि डिस्पाइट दीज रिफॉर्म्स एपीएमसी मंडीज कंटिन्यू टू बी विलीफाइड फॉर ऑल द इल प्लेगिंग मार्केटिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लो प्राइसेस रिसीव्ड बाय द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस। तो अभी क्या ऑथर ने बोला कि सारे रिफॉर्म्स ठीक है, लेकिन एपीएमसी जो मंडीज हैं दे आर द रीजन, अभी भी उनको रीजन माना जाता है जो फार्मर्स को कम प्रोड्यूस का पैसा मिलता है, इन सब का रीजन जो है वो एपीएमसी मंडीज को ही माना जाता है, ठीक है ना। द प्रॉब्लम विद द मंडीज नॉट द रेगुलेशन पर से, रेगुलेशन प्रॉब्लम नहीं है मंडीज के साथ, द प्रॉब्लम इज द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट। ओके, जो मार्केट फंक्शनिंग है, जो मंडीज की फंक्शनिंग है, मार्केट की फंक्शनिंग है, जो ये फार्मर प्रोड्यूस इनकी जो मार्केटिंग फंक्शनिंग है, उसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है उस चीज को मेन प्रॉब्लम बताया गया, नॉट द रेगुलेशन पार्ट। रेगुलेशन पार्ट प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड दीज आर मोर ऑब्वियस इन केस ऑफ लार्जर मंडीज स्पेशलाइजिंग इन द कमर्शियल क्रॉप्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और भी जगहों पे है, जैसे कि आपकी जो लार्जर मंडीज है स्पेशलाइजिंग इन द कमर्शियल क्रॉप्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वहां और ज्यादा प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। ऑथर ने ये चीज बोली है। उसके बाद ऑथर ने बोला कि जो जनरल आर्गुमेंट है इन द फेवर्स ऑफ दीज रिफॉर्म्स एंड ऑल, कि ये है कि इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इससे आपको और चॉइसेस मिलेगी फार्मर्स को, ये बेटर प्राइजेस रिसीव होगा। तो यहाँ पे ऑथर ने बिहार का केस स्टडी दिया है कि उन्होंने क्या किया था, बेसिकली उन्होंने ये चीज पहले ही रिफॉर्म कर दिया था, लेकिन क्या वहां पे कंडीशन सुधरी। तो बिहार का एग्जाम्पल देखिए ऑथर द्वारा, तो उन्होंने ये कहा है कि वहां पे जो उनको पैसा मिलता तो वो कम हो गया, दूसरा एक भी रुपया इन्वेस्टमेंट के नाम पे नहीं आया, दे डिडंट रिसीव इवन अ सिंगल पेनी in the name of investment for this APMCs and all. Okay, तो वहां पे बेसिकली यही है, no investment in creating private mandis were there, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया for creating the private mandis and all। तो ये चीज ऑथर ने कहा है कि ये रिफॉर्म्स ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल फाइनल पेनेशिया है, फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है ना। अब ऑथर ने बोला कि जो मंडीज को ब्लेम किया जाता है फॉर फार्मर्स गेटिंग लेस इनकम एंड ऑल, वो भी गलत है, पूरी तरीके से वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स जिनका कम मिला है वो वहां पे रजिस्टर्ड ही नहीं है। दूसरा चीज ये है कि जो मेन रीजन है उनको कम पैसा मिलने का, वो रीजन है डिमांड का कम होना। जैसा कि मैंने आपको पिछले आर्टिकल में बताया कि डिमांड कम रहेगी तो ऑब्वियस बात है पैसा नहीं मिल पाएगा। तो मोस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैव सीन अ शार्प डिक्लाइन इन द डिमांड, डिमांड में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ गया है। अगर डिमांड में डिक्लाइन आ गया तो कॉन्सिक्वेंटली द प्राइसेस विल डिक्लाइन। सिंपल जो मार्केट में लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चलता है वैसे ही वर्क करेगा। अगर डिमांड ही घट गई तो प्राइसेस बढ़ेंगे ही नहीं, प्राइसेस तो डिक्रीज हो जाएंगे, है ना। एंड नो अमाउंट ऑफ मार्केटिंग रिफॉर्म्स विल लीड टू हायर प्राइस रियलाइजेशन फॉर द फार्मर्स इफ द अंडरलाइन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस आर अनफेवरेबल। तो कोई भी आप चेंज कर दो, कोई भी रिफॉर्म ला दो, जब तक ये अंडरलाइंग बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो नहीं सुधरेगी, यानी डिमांड जब तक नहीं बढ़ेगी, तब तक आपको बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो दिस वाज द थिंग व्हिच वाज देयर। अब यहाँ पे तीसरा आर्टिकल था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ में। अभी कांग्रेस ने इसको बेसिकली बोला था, कांग्रेस ने लॉन्च किया है। एंड it aims to supplement the income of states 18 lakh rice, maize and sugarcane farmers by 10,000 to 13,000 per acre। तो उनकी जो बेसिकली इनकम है उसको रेज करने का सोच रहे हैं बाय 10,000 to 13,000 रुपीज पर एकड़ थ्रू डायरेक्ट कैश ट्रांसफर एंड ऑल। ओके, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का यूज करके प्रधानमंत्री किसान न्याय योजना है, सॉरी राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, नॉट प्रधानमंत्री। ओके, वो भी प्रधानमंत्री थे लेकिन पुराने थे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, अगला आर्टिकल जो है वो है आपका फेलिंग टू परफॉर्म एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो बात की गई है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरह नहीं काम कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, इसका पहली चीज ऑथर ने बोली कि बहुत सारे PIL यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैं वो गए आपके सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि क्या होगा लेबर्स का, माइग्रेंट लेबर्स का क्या किया जाएगा, किस तरह से उनको खाना दिया जाएगा, अलाउंस कैसे मिलेगा, अभी इसके बाद क्या होगा, जो लोग मर गए उनका क्या होगा, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे जो लिटिगेशंस थे उनको खारिज कर दिया। किसी में उन्होंने बोला कि हम कैसे कंट्रोल करते, इट वाज अनएविटेबल एंड ऑल, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली सुप्रीम कोर्ट ने। तो इन बेसिस पे ऑथर ने कहा है कि इट इज़ नॉट एक्टिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये सारे एक्सक्यूजेस बताए गए हैं एज पर दी ऑथर। ऑथर खुद एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। सो ही हैज सेड दैट ऑल दीज वर द
excuses. तो सुप्रीम कोर्ट what they could have done, they could easily have directed the bureaucrats to collect empirical data on the ground as it has done before. बहुत केसेस में पहला भी देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया है ब्यूरोक्रेट्स को कि आप एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट करो और बताओ. अब देखो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कि पहली बार ये एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की वर्किंग में इंटरफेयर करता. अगर अभी जैसे आर्ग्यूमेंट जो दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये दे रहा है कि भाई ये पॉलिसी का काम है, ये लेजिस्लेचर का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है, ये जुडिशरी का काम नहीं है, हम नहीं देखेंगे. बट ऐसे तो बहुत सारे केसेस थे जहां पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम था और वहां पे तो आप इंटरफेयर करते थे. तो फिर क्यों ऐसा है कि माइग्रेंट के क्राइसिस के टाइम पे या इस तरह के फार्मर लेबर के जो प्लाइट है इस कारण इस टाइम पे आप नहीं काम कर रहे हो. सो यू शुड सी द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द क्राइसिस एज वेल. आपको चेक्स एंड बैलेंस बना करके रखना है. आपको थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि कोई स्टेट या सेंटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है. ठीक है ना. अब ऑथर ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोली कि ये जो चीजें हैं ये डिपेंड करते हैं जुडिशियल सेंसिटिविटी के ऊपर, ऑन how much they are sensitive towards the situation. सबसे पहली चीज, the court are not merely rejecting or adjourning these petitions, it is actively dissuading petitioners from approaching the courts for redress. तो न केवल वो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं बल्कि वो डिसुएड भी कर रहे हैं पिटिशनर्स को कि आप मत अप्लाई करो इस तरह की चीजों को. ठीक है ना. इट एक्टिवली ये चीज हो गई. दूसरी चीज ये है कि ऑर्डिनरली द कोर्ट वुड हैव एटलीस्ट नज्ड द पिटिशनर्स टुवर्ड्स द हाई कोर्ट, बट हियर इवन द चॉइस इज नॉट अवेलेबल. द कोर्ट इज प्रैक्टिकली स्लैमिंग द डोर शट. तो ये क्या कर सकते थे कि वो हाई कोर्ट की तरफ भेज सकते थे, बट हाई कोर्ट की तरफ भी नहीं भेज रहे, वो दे आर स्लैमिंग द डोर शट. दूसरा जो है, देयर इज अ मैटर ऑफ हाउ द कोर्ट इज ट्रीटिंग द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. पीआईएल जो होते हैं वो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि डिजाइन किए गए हैं फॉर द राइट्स ऑफ द पुअर. कोई भी उनको इनिशिएट कर सकता है. पीआईएल को तो कोई भी इनिशिएट कर सकता है. ठीक है ना. और अब क्या है, आप क्या बोल रहे हो, जो पीआईएल हो रहा है होता है वो नॉन एडवर्सेरियल होता है, मतलब एडवर्सरीज पे डिपेंड नहीं करता, नॉन एडवर्सेरियल होता है. बट अभी गवर्नमेंट का, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट है वो क्या है, दे आर ट्रीटिंग इट एज एडवर्सेरियल मैटर एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट. इस कारण से वो बोल रहे हैं कि अभी हम कोई पीआईएल रिगार्डिंग दिस नहीं लेंगे. तो दिस शुड हैव बीन नॉन एडवर्सेरियल एंड अभी आप उसको एडवर्सेरियल बना रहे हो. अगली चीज ऑथर ने जो बोली, रोल ऑफ हाई कोर्ट्स को बोला कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हाई कोर्ट्स का. अब कुछ हाई कोर्ट्स की तारीफ भी ऑथर ने की, जैसे कि कर्नाटका, मद्रास, आंध्र प्रदेश, गुजरात, जिसमें से कि मद्रास का एग्जांपल भी ऑथर ने दिया कि उन्होंने पूछना शुरू किया, एटलीस्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछना शुरू किया कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, अथॉरिटीज से पूछना शुरू किया. तो एटलीस्ट दैट शुड बी डन. एंड हाई कोर्ट्स की यही बात है कि उनको एटलीस्ट एक्ट करना चाहिए. बट सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, फिर आगे जाके भले ही सुप्रीम कोर्ट उसको क्वैश कर दे या उसके डिसीजन पे स्टे लगा दे, बट एटलीस्ट दे शुड एक्ट. दिस इज व्हाट द ऑथर सेज. ओके. तो ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है वो अच्छे से उन्होंने प्ले नहीं किया. नो आंसर्स येट फॉर सोमालिया. अब ये जो आर्टिकल है वो सोमालिया की दो मेजर प्रॉब्लम्स में है. पहला तो ये है कि जो सोमालिया में डिस्प्यूट चल रहा है, मैरी टाइम डिस्प्यूट चल रहा है. तो बस आपको सिंपल सी चीज़, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं इंटर करना है. सोमालिया का मैरी टाइम डिस्प्यूट जो है वो केन्या के साथ चलता है. तो सोमालिया का मैरी टाइम डिस्प्यूट केन्या के साथ है. बेसिकली जो उनके बाउंड्रीज हैं उसके ऊपर ये डिस्प्यूट है कि कहाँ किसकी क्या बाउंड्रीज है. दूसरी चीज़, अभी सोमालिया में बेसिकली पहली बार 1969 के बाद इलेक्शन में यूनिवर्सल सफरेज यानी कि राइट टू वोट, 1 पर्सन 1 वोट का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला था. तो वो इलेक्शन भी डिलेड चल रहा है. तो कोविड-19 कारण ये दोनों चीज़ें जो है इनका कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला समय, आने वाले समय में क्या होगा. द पीपल ऑफ सोमालिया विल लेटर दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1969 वोट इन द जनरल इलेक्शन. तो सोमालिया के लोग 1969 के बाद पहली बार जनरल इलेक्शन में वोट करेंगे, एक्सरसाइजिंग द राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अंडर द यूनिवर्सल सफरेज. यूनिवर्सल सफरेज के प्रिंसिपल के अंतर्गत तो पहली बार वोटिंग करेंगे. 1 पर्सन 1 वोट वाला लॉ जो है वो एप्लीकेबल किया गया है बाय रिसेंट प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद. उन्होंने साइन किया था इस चीज़ को. और 1969 के बाद पहली बार वो यूनिवर्सल सफरेज के माध्यम से वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. केन्या के साथ उनका डिस्प्यूट चलता है. अब आज मैं एक चीज़ जो बताना भूल गया, वो था मैप ऑफ द डे. काफ़ी अच्छा मैप मैंने बनाया था लेकिन अब वो चीज़ भूल गया बताना. चलो फिर अभी बता देते हैं. आज हम देखेंगे यूरोपियन माउंटेन्स के बारे में. तो यहाँ पे शुरू करते हैं. सबसे पहले ऊपर आपको जो ये स्कैंडिनेवियन पार्ट है, यहाँ पे स्कैंडिनेविया वाला पार्ट ऊपर है ना. यहाँ पे देखो आपको जोलन माउंटेन्स दिख रहा होगा. यहाँ पे नॉर्वे स्वीडन वाले रीजन के ऊपर ये जोलन माउंटेन्स दिख रहा होगा. तो यहाँ पे याद रखेगा जोलन माउंटेन्स है. दूसरा आपका यहाँ पे जब हम पोर्चुगल और स्पेन वाले रीजन में आएंगे तो स्पेन में मेसेटा, स्पेन में बहुत फेमस है मेसेटा, स्पेन का है. उसके बाद स्पेन और फ्रांस के बीच में आपको पिरेनीज यहाँ मिलेगा. यहाँ बे ऑफ बिस्के भी दिख रहा होगा. यहाँ पिरेनीज आपको दिख रहा होगा. काफ़ी बढ़िया वाला मैप था आज का, है ना. फिर आपको यहाँ पे इटली वाले रीजन में एपेनाइंस दिख रहे होंगे. ये मैंने बताया भी है.
अपेनाइंस इटली वाले रीजन में, है ना। और यहाँ पे क्रोशिया के नीचे आपको डेनेरिक एल्प्स दिख रहा होगा, डेनेरिक एल्प्स दिख रहा होगा। हंगरी के पास ग्रेट हंगेरियन प्लेन्स एंड बाल्कन, यहाँ पे बाल्कन माउंटेन्स है, ठीक है ना। इसके बाद ऊपर आपको मैसिव सेंट्रल, स्विट्जरलैंड फ्रांस के बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैसिव सेंट्रल एल्प्स, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एल्प्स वाला रीजन है, यहाँ पे एल्प्स वाला रीजन है। और एल्प्स के ऊपर आपको यहाँ प्लेट्यूजन यहाँ पे आपको मैं और चीज़ दिखाने वाला था, यहाँ कार्पेथियंस यहाँ दिख रहा है ना, कार्पेथियंस। तो ये कार्पेथियंस जो है ये आपका यूक्रेन वाले पार्ट में आता है, यूक्रेन रोमानिया वाले पार्ट में आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका कॉकेशियस दिख रहा होगा, ये है कॉकेशियस वाला। तो ये कॉकेशियस जो है ये आपका जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया इस वाले रीजन में आता है। कॉकेशियस माउंटेन जो आता है आपको वो आपका जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और रशिया वाले पार्ट में आता है। और फिर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया डेनेरिक एल्प्स बता दिया, डेनेरिक एल्प्स क्रोशिया के नीचे बताया, इटली में एपेनाइंस बताया, मैसिव सेंट्रल आपको फ्रांस वाले रीजन में बता दिया मैंने। इसके बाद मैंने आपको पिरेनीज बताया, फ्रांस और स्पेन के बीच में है, स्पेन में मेसेटा बताया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बताई। यहाँ ये जो है ना ये चीज़ ये आपका ब्रिटिश आइल्स कहलाता है। तो ब्रिटिश आइल्स आपका ये यूके आयरलैंड वाले पार्ट में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देख लिया। फिर और इधर क्या है, यूरल ये तो आपको पता है, यूरल रशिया वाले पार्ट में, यूरल माउंटेन्स है यहाँ पे रशिया में है। ग्रेट सेंट्रल रशियन अपलैंड भी आपको दिख रहा होगा, है ना। कॉकेशियस मैंने बता दिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, रोमानिया एंड आपका रशिया वाला पोर्शन है वहाँ पे। कार्पेथियंस मैंने बताया यूक्रेन में, बेसिकली कार्पेथियंस आपका यूक्रेन वाले पार्ट में रहता है, तो वो बता दिया। तो दिस वॉज दैट ओके। न्यूज़ एनालिसिस में एक चीज़ और थी, अभी इंटरपोल आएगा न्यूज़ में आगे, तो इंटरपोल के बारे में ही बता देता हूँ। इंटरपोल इज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे एक चीज़ बता दो, करेक्शन करना है, जो प्रीलिम्स 365 है आई थिंक, उसमें पॉलिटी में आपको जो इसमें इंटर गवर्नमेंटल की जगह एनजीओ लिखा हुआ है, वो है ना। तो एनजीओ नहीं है, वो इंटर गवर्नमेंटल है, याद रखेगा। इंटरपोल इज एन इंटर गवर्नमेंटल, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। हो सकता है वहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होती है ये, ठीक है ना। 194 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। एंड इंटरपोल का जो फॉर्मेशन है वो 1923 में हुआ था बेसिकली, ओके। 1923 में हुआ था, 1923 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ओके। 1923 में, तब इसका नाम इंटरपोल नहीं था, आगे बता दूंगा मैं आपको, याद रखिएगा। हर कंट्री से एक बॉडी रहती है जो कि यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो रहती है, यहाँ पे इंटरपोल में करती है। तो इंडिया में जो सीबीआई है ना, कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, ठीक है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरपोल का वो आपका लियोन फ्रांस में है। अब ये कुछ नोटिसेस इंड्यूस करते हैं, टाइप ऑफ नोटिस। एक है रेड कॉर्नर नोटिस, टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन विद अ व्यू टू एक्स्ट्राडिशन और सिमिलर लॉफुल एक्शन। दूसरा है येलो नोटिस, मतलब जब आपको वांटेड पर्सन को अरेस्ट करना है और उसको एक्स्ट्राडिशन का करना है तो रेड नोटिस होती है। येलो नोटिस टू हेल्प लोकेट मिसिंग पर्संस ऑफ एंड माइनर्स या मिसिंग पर्संस को ढूंढने के लिए येलो नोटिस आती है। ब्लू नोटिस में टू कलेक्ट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्संस आइडेंटिटी, लोकेशन, एक्टिविटीज इन रिलेशन टू अ क्राइम। अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी क्राइम से रिलेटेड उनकी लोकेशन, आइडेंटिटी चाहिए, तो आप ब्लू नोटिस निकालोगे। ब्लैक नोटिस है टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ब्लैक नोटिस है। ग्रीन नोटिस टू प्रोवाइड वार्निंग एंड इंटेलिजेंस about persons who have committed criminal offenses and are likely to repeat these crimes in other countries। तो अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपको बोलना है कि इन्होंने यहाँ क्राइम किया है और दूसरी कंट्री में ये क्राइम कर सकते हैं, तब आप ग्रीन नोटिस निकालते हो। ऑरेंज नोटिस टू वार्न ऑफ एन इवेंट, अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग अ सीरियस और इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। इमिनेंट थ्रेट जब होती है किसी पर्सन, इवेंट या ऑब्जेक्ट के द्वारा, तब ऑरेंज नोटिस निकलता है। देन इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस होती है, इशूड फॉर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स हु आर टारगेट्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमिटीज। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी के जो टारगेट रहते हैं लोग, उनको इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस निकलता है। पर्पल नोटिस इज टू सीक एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द मोडस ऑपरेंडी, ऑब्जेक्ट्स एंड डिवाइसेस एंड कंसीलमेंट मेथड्स यूज्ड बाय द क्रिमिनल्स। क्या मोडस ऑपरेंडी था, किस तरीके से उन्होंने क्या डिवाइस यूज किया क्राइम करने के लिए, उसके लिए पर्पल नोटिस निकलता है। और इंटरपोल का जो क्राइम प्रोग्राम है वो काउंटर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम्स एंड साइबर क्राइम, इन 3 बेंचेस में डिवाइडेड रहता है, ठीक है ना। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनको हमको डिस्कस करना है। तो ये इंटरपोल वाली न्यूज़ थी, मैंने बता दिया आपको। इंटरपोल का जो फॉर्मेशन था वो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के नाम से हुआ था 1923 में, एंड ये बाद में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बाद में बनता है 1956 में, लेकिन फॉर्मेशन 1923 में वियना में ही हो गया था, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया वियना जो है वहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो गया था। सो दिस वॉज इट फ्रॉम दिस पार्ट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो इस तरह न्यूज़ आइटम लेफ्ट।
कोई न्यूज़ आइटम नहीं बचा है। लास्ट न्यूज़ जो है वो न्यूज़ नहीं है, फ्रेश लीक्स ऑफ पर्सनल डिटेल्स डिटेक्टेड ऑन डार्क वेब। तो डार्क वेब में आपका जो आधार कार्ड है जो 2000 लोग का, वो कौन से चुनिंदा 2000 लोग हैं, आई डोंट नो कि उनके जो डेटा है, हो सकता है मैं ही हूँ, मेरा ही डेटा हो, लेकिन ये डेटा जो है वो लीक हुआ है इन द डार्क वेब। और ये देयर वर नियरली 2000 आधार कार्ड्स एंड डेटा ऑफ नियरली 18 मिलियन इंडियंस। तो इसमें तो इतना लकी तो नहीं हूँ कि 18 मिलियंस में भी ना हूँ, है ना, तो 18 मिलियंस में तो आ ही जाऊँगा। तो basically that is the thing, that is it for the day. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you. And if you like the video, please do like it and share it. Thank you and have a nice day.